नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, चित्रा बनर्जी दिवाकरुनी की द फॉरेस्ट ऑफ एन्चांटमेंट्स। नमस्कार। और हमारे पास इस किताब की एक काफ़ी डिटेल्ड समीक्षा है, तो हम उसी के ज़रिए इस किताब के अंदर झांकने की कोशिश करेंगे। तो आज का हमारा इरादा ये है कि इस समीक्षा से वो ख़ास बातें निकालें जो किताब को अहम बनाती हैं। मतलब इसकी सबसे अच्छी बातें क्या हैं, किन पहलुओं पर इसकी आलोचना हुई है, और सबसे बढ़कर रामायण की जानी पहचानी कहानी सीता की नज़र से देखने पर कैसी लगती है। बिल्कुल। क्योंकि ये किताब पारंपरिक रामायण से हटकर सीता को कहानी के बीचों बीच रखती है, उन्हें एक आवाज़ देती है। देखते हैं ये नज़रिया कितना अलग है। बिल्कुल। और ये समीक्षा इशारा करती है कि ये महज रामायण का एक और वर्णन नहीं है, बल्कि ये रामायण का एक तरह से नारीवादी पुनर्पाठ है। नारीवादी पुनर्पाठ, अच्छा। हाँ, यानी ये सिर्फ कहानी को सीता के नजरिए से नहीं कहती, बल्कि जो स्थापित सामाजिक मान्यताएं हैं, खासकर महिलाओं के स्थान और अधिकारों से जुड़े सवाल, उनको भी उठाती है। राम के महिमा मंडन से ज्यादा ध्यान इसमें सीता की अनदेखी ताकत, उनके त्याग, उनकी निजी भावनाओं और उनके संघर्षों पर दिया गया है। अच्छा, मतलब यहाँ सीता महज राम की पत्नी या कहानी का एक हिस्सा भर नहीं है, बल्कि एक स्वतंत्र किरदार है जिनकी अपनी सोच है, अपनी इच्छाएं हैं। हाँ, समीक्षा के अनुसार लेखिका ने यही कोशिश की है। सीता को एक ऐसी महिला के रूप में पेश किया गया है जिनके अपने विचार हैं, जो सवाल करती हैं और जो अपनी परिस्थितियों को चुपचाप स्वीकार नहीं करती। चलिए तो पहले किताब के बारे में कुछ बुनियादी बातें जान लेते हैं जो समीक्षा में दी गई हैं। लेखिका चित्रा बनर्जी दिवाकरुनी है। ये पौराणिक कथाओं को नए सिरे से कहने वाली शैली, मतलब मिथोलॉजिकल रीटेलिंग में लिखी गई है। जी। 2019 में हार्पर कॉलिंस इंडिया ने इसे प्रकाशित किया और ये करीब 360 पन्नों की किताब है। और जैसा हमने कहा, इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका आधार ही है, पूरी कहानी सीता की जुबानी। हाँ, ये नजरिया ही इसे पारंपरिक कथाओं से अलग करता है, जहां अक्सर महिलाओं के अनुभव या तो कहे नहीं जाते या फिर पुरुषों के नजरिए से फिल्टर होकर आते हैं। सही। तो समीक्षा में इसकी सबसे मजबूत कड़ी किसे माना गया है? यकीनन सीता को आवाज देना ही होगा। हाँ, वही सबसे अहम बात है। समीक्षा कहती है कि लेखिका ने सीता को राम की परछाई से बाहर निकालकर एक सशक्त, संवेदनशील और बुद्धिमान महिला के तौर पर गढ़ा है। उन्हें सिर्फ हालात की मारी, चुपचाप सब सहने वाली देवी की तरह नहीं दिखाया गया। और यहीं पर एक बड़ा बदलाव आता है। हाँ, है ना? क्योंकि समीक्षा बताती है कि सीता को धर्म, प्रेम और कर्तव्य जैसे गहरे विषयों पर सवाल करते हुए दिखाया गया है। बिल्कुल। ये पारंपरिक चित्रण से एकदम अलग है, जहां अक्सर उन्हें बिना सवाल किए सब कुछ स्वीकार करते हुए दिखाया जाता है। तो यहाँ वो महज एक आज्ञाकारी पत्नी नहीं, बल्कि अपनी इच्छा शक्ति रखने वाली, सोचने समझने वाली इंसान है। सही कहा। हाँ, बिल्कुल। और हाँ, एक और खूबी जिस पर समीक्षा जोर देती है, वो है इसकी आज के समय में प्रासंगिकता। अच्छा। कहानी भले ही त्रेता युग की हो, लेकिन जिन संघर्षों को ये छूती है, जैसे पितृसत्ता का दबाव, अन्याय का सामना, समाज की अपेक्षाओं का बोझ, ये चीजें आज भी हमारे समाज में मौजूद हैं। लेखिका ने इन सार्वभौमिक मुद्दों को कहानी में इतनी खूबसूरती से पिरोया है कि पाठक उनसे फौरन जुड़ जाता है। और इसमें एक दिलचस्प बात ये उभरती है कि कैसे हजारों साल पुरानी कहानी के मुद्दे आज भी इतने जीवंत महसूस होते हैं। ये तो एक तरह से सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वाकई समाज इतना बदला है। बिल्कुल। ये किताब एक तरह से अतीत का आईना है जिसमें वर्तमान की झलक दिखती है। समीक्षा के अनुसार ये हमें ये सोचने पर विवश करती है कि हमने कितनी प्रगति की है और किन मामलों में हम अब भी उन्हीं पुरानी चुनौतियों से जूझ रहे हैं। ये प्राचीन कहानी को वर्तमान से जोड़ने का काम करती है। समीक्षा में लेखिका की भाषा की भी काफी तारीफ है। कहा गया है कि दिवाकरुनी की शैली काव्यात्मक है, जिसमें भावनाओं की गहराई है। जी। खासकर प्रकृति, जंगल, आश्रम के जीवन के जो वर्णन है, वो पाठक को कहानी में खींच लेते हैं। ऐसा लगता है मानो पाठक खुद सीता के साथ उन पलों को जी रहा हो। हाँ, भाषा का सौंदर्य पौराणिक कथाओं को फिर से कहते हुए बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये उन भावनाओं और माहौल को रचने में मदद करता है जो कहानी को जीवंत बनाते हैं। सही। समीक्षा बताती है कि लेखिका इसमें सफल रही हैं। एक और पहलू है पात्रों का चित्रण।
सीता तो केंद्र में है ही, लेकिन समीक्षा कहती है कि कैकेयी, शूर्पणखा, मंदोदरी जैसे दूसरे महिला पात्रों को भी महज बुरा या खलनायिका दिखाने के बजाय उन्हें मानवीय बनाया गया है। उनकी अपनी कहानी, अपनी मजबूरियां, अपनी जटिलताएं दिखाई गई हैं। और ये एक अहम बात है। पारंपरिक कथाओं में अक्सर पात्रों को सपाट यानी या तो पूरी तरह अच्छा या पूरी तरह बुरा दिखाया जाता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन समीक्षा के मुताबिक ये किताब पात्रों को ज्यादा परतदार बनाती है। इससे हमें ये समझने में मदद मिलती है कि जिन्हें हम खलनायक समझते आए हैं, उनके कामों के पीछे भी वजह हो सकती है, उनके अपने दुख और संघर्ष हो सकते हैं। तो मतलब ये सिर्फ खलनायकों को अच्छा दिखाना नहीं, बल्कि ये समझाना है कि उनके कामों के पीछे भी वजहें थीं, उन्हें मानवीय बनाना। हाँ, समीक्षा का इशारा इसी तरफ है, मानवीय बनाना, ना कि उनके कामों को सही ठहराना। अच्छा। ये पाठक को पात्रों के बारे में ज्यादा गहराई से सोचने पर मजबूर करता है, ना कि सिर्फ उन्हें अच्छे बुरे के खांचे में डालकर छोड़ देना। इससे कहानी और उसके पात्र ज्यादा विश्वसनीय लगते हैं। सही। अच्छा, तो खूबियों की बात तो हुई, पर क्या कुछ कमियां या आलोचनाएं वगैरह भी बताई गई समीक्षा में? क्योंकि देखिए, हर किताब हर किसी को पसंद आया ऐसा तो होता नहीं है ना। बिल्कुल, समीक्षा में कुछ आलोचनाओं का भी जिक्र है। एक बात यह है कि कुछ पाठकों को ये किताब थोड़ी धीमी लग सकती है, या शायद जरूरत से ज्यादा भावनात्मक। अच्छा, धीमी क्यों? ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि कहानी एक्शन या बाहरी घटनाओं से ज्यादा सीता के आंतरिक जगत, उनकी सोच और उनकी भावनाओं पर ध्यान केंद्रित करती है। तो जो पाठक तेज रफ्तार या घटना प्रधान कहानी पसंद करते हैं, उन्हें शायद ये गति थोड़ी धीमी लगे। और एक और संवेदनशील पहलू है जिसका जिक्र समीक्षा में है, वो ये कि कुछ पारंपरिक पाठक शायद राम के कुछ फैसलों पर सवाल उठाने वाले नजरिए से सहज महसूस न करें। हाँ। क्योंकि पारंपरिक रूप से राम को मर्यादा पुरुषोत्तम माना जाता है और उनके हर काम को सही। हाँ। और ये किताब उस धारणा को चुनौती देती है ना? क्योंकि ये सीता के नजरिए से उन घटनाओं पर सवाल उठाती है, जैसे अग्नि परीक्षा या सीता का त्याग। जी। समीक्षा बताती है कि ये उन पाठकों के लिए मुश्किल हो सकता है जो राम के चरित्र को किसी भी तरह की मानवीय कमजोरी या सवाल से परे मानते हैं। लेकिन कई लोग कह सकते हैं कि राम के चरित्र पर सवाल उठाना हमारी परंपरा का अनादर है। इस बारे में समीक्षा क्या कहती है? क्या वो इसे अनादर मानती है या एक अलग दृष्टिकोण? नहीं, समीक्षा इसे अनादर के तौर पर नहीं देखती, बल्कि एक वैकल्पिक दृष्टिकोण या रीटेलिंग के जरूरी हिस्से के तौर पर देखती है। अच्छा। उसका कहना है कि ये किताब पाठक को ये सोचने का मौका देती है कि क्या हम अपने पूजनीय पात्रों को सिर्फ मूर्तियों की तरह देखना चाहते हैं, या उन्हें इंसानी भावनाओं और जटिलताओं के साथ भी समझ सकते हैं। ये एक अहम सवाल है कि हम अपनी स्थापित कथाओं की नई व्याख्याओं के लिए कितने खुले हैं। एक और बात जो समीक्षा में उठाई गई है वो थोड़ा व्यावहारिक है, क्योंकि रामायण की कहानी ज्यादातर लोगों को पता है, तो किताब के कुछ हिस्सों में वही जानी पहचानी घटनाएं फिर से आती हैं। हाँ, इससे कुछ पाठकों को कहानी थोड़ी पूर्वानुमानित मतलब प्रिडिक्टेबल लग सकती है। सही कहा, घटनाओं का क्रम और मुख्य परिणाम तो पहले से पता होते ही हैं। लेकिन समीक्षा ये भी कहती है कि इस किताब का मकसद शायद कहानी के क्या हुआ से ज्यादा क्यों हुआ और कैसा महसूस हुआ पर है, खासकर सीता के लिए। तो इस आलोचना का असल मतलब ये हुआ कि ये किताब उन पाठकों को शायद ज्यादा अपील ना करे जो सिर्फ प्लॉट या घटनाओं के नए मोड़ की तलाश में है, बल्कि ये उन लोगों के लिए है जो किरदारों की भावनाओं और सोच की गहराइयों में उतरना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, अगर कोई सिर्फ कहानी के आगे बढ़ने में दिलचस्पी रखता है तो उसे शायद कुछ हिस्से दोहराव वाले लगे, लेकिन जो पाठक ये जानना चाहता है कि उन जानी पहचानी घटनाओं के दौरान सीता क्या सोच रही थी, क्या महसूस कर रही थी, उनके लिए ये किताब नयापन ला सकती है। हाँ, ये एक तरह से कहानी की भावनात्मक परतें खोलती है। चलिए अब उन मुख्य विषयों पर आते हैं जिन्हें ये किताब छूती है, जैसा कि समीक्षा में बताया गया है। एक तो जाहिर है प्रेम बनाम कर्तव्य का द्वंद्व, और समीक्षा इसे सीता के निजी संघर्ष के रूप में देखती है। राम के प्रति उनका गहरा प्रेम और समर्पण, और साथ ही अपने आत्मसम्मान और पहचान को बनाए रखने की उनकी जरूरत। ये सिर्फ राम का धर्म संकट नहीं, बल्कि सीता का अपना नैतिक और भावनात्मक द्वंद्व है। ये दिखाया गया है कि कैसे वो इन दोनों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करती हैं। दूसरा विषय जिसकी हमने पहले भी बात की, पितृसत्ता और अन्याय,
ये कैसे उभर कर आता है? समीक्षा के अनुसार किताब ये दिखाती है कि कैसे एक ऐसे समाज में जहाँ नियम ज्यादातर पुरुष बनाते हैं, महिलाओं को अक्सर अपने अधिकार, अपनी इच्छाओं और यहाँ तक कि अपनी गरिमा के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। जी। सीता के अनुभव, चाहे वो अपहरण हो, अग्नि परीक्षा हो या फिर उनका त्याग, ये सब उस दौर की सामाजिक संरचना और उसमें महिलाओं की स्थिति पर टिप्पणी करते हैं। और जैसा हमने कहा, ये आज के अन्याय और लैंगिक असमानता के मुद्दों से भी जुड़ते हैं। यानी ये सिर्फ कहानी नहीं, एक तरह की सामाजिक टिप्पणी भी है। हाँ, समीक्षा तो यही इशारा करती है। तीसरा अहम विषय है पहचान और ताकत। सीता की पूरी यात्रा अपनी पहचान को समझने, मुश्किलों का सामना करने और अपनी गरिमा बनाए रखने की कहानी है। समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि सीता की ताकत पारंपरिक मर्दाना वीरता वाली नहीं है। तो फिर किस तरह की ताकत है? उनकी ताकत विपरीत परिस्थितियों में अपनी नैतिक स्पष्टता, अपनी आंतरिक शक्ति और अपने आत्मसम्मान को बनाए रखने में है। अपहरण, लंका में बंदी जीवन, समाज के संदेह और अंत में अकेलापन, इन सब के बावजूद वो टूटती नहीं है। ये सहनशीलता से ज्यादा मुश्किल हालात में डटे रहने और अपने सच पर कायम रहने की ताकत है। सही। समीक्षा इसे शक्ति की एक अलग, ज्यादा आंतरिक परिभाषा के रूप में देखती है। और चौथा विषय जो मुझे काफी दिलचस्प लग रहा है, वो है कहानी कहने की ताकत। मतलब कहानी कौन कह रहा है, इससे कितना फर्क पड़ता है। बिल्कुल, ये किताब इसी विचार को मजबूती से सामने रखती है। अब तक हमने रामायण मुख्य रूप से पुरुष कथाकारों जैसे वाल्मीकि या तुलसीदास के नजरिए से सुनी है। हाँ। ये किताब दिखाती है कि जब कथावाचक बदलता है, जब हाशिए पर रखी गई आवाज को केंद्र में लाया जाता है, तो पूरी कहानी का अनुभव, उसका अर्थ, उसका प्रभाव कैसे बदल जाता है। जरा सोचिए, एक ही घटना को राम के नजरिए से सुनना और फिर सीता के नजरिए से सुनना कितना अलग हो सकता है। ये सचमुच सोचने वाली बात है कि इतिहास या मिथक को कौन लिख रहा है, कौन सुना रहा है, ये कितना मायने रखता है। अच्छा, तो इन सब बातों के बाद समीक्षा के हिसाब से ये किताब किन लोगों को खास तौर पर पढ़नी चाहिए? समीक्षा कहती है कि ये उन पाठकों को पसंद आएगी जिन्हें पौराणिक कथाओं के नए या वैकल्पिक रूप पसंद हैं, खासकर जिन्होंने चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी की ही दूसरी किताब द पैलेस ऑफ इल्यूजन्स पढ़ी है। हाँ, जो द्रौपदी पर थी। जी, जो महाभारत को द्रौपदी के नजरिए से बताती है, उन्हें ये किताब भी अच्छी लग सकती है। और इसके अलावा वो पाठक जो पारंपरिक महाकाव्यों को नारीवादी दृष्टिकोण से परखना चाहते हैं, या जो रामायण को सिर्फ राम की कहानी से आगे बढ़कर सीता के चरित्र, उनकी भावनाओं और उनके अनुभवों को गहराई से समझना चाहते हैं। और हाँ, वो लोग भी जो स्थापित कथाओं पर सवाल उठाने या अलग-अलग नजरियों पर विचार करने से हिचकिचाते नहीं हैं। तो कुल मिलाकर समीक्षा का क्या नजरिया रहा, रेटिंग वगैरह क्या दी गई? समीक्षा में इसे 5 में से 4.5 स्टार मिले हैं। अच्छी रेटिंग है। हाँ। और इसे रामायण का एक बेहद खूबसूरती से लिखा गया, विचारोत्तेजक और शक्तिशाली पुनर्कल्पन बताया गया है। लेखिका की भाषा, पात्रों को गहराई देने का तरीका और सीता को केंद्र में लाने की हिम्मत, इन सब बातों की तारीफ की गई है। और अगर एक लाइन में कहें तो समीक्षा का निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है कि ये किताब सीता को सिर्फ एक सहायक किरदार या राम की पत्नी होने की भूमिका से आजाद करती है और उन्हें उनकी अपनी कहानी की नायिका के रूप में स्थापित करती है। वाह। ये उन्हें आवाज देती है, विचार देती है और शक्ति देती है। समीक्षा मानती है कि यह रामायण की हमारी समझ को और समृद्ध करती है और हमें एक जानी पहचानी कहानी को बिल्कुल नई आंखों से देखने का अवसर देती है। तो आज की इस बातचीत से द फॉरेस्ट ऑफ एन्चेंटमेंट्स की एक झलक हमें मिली, वो भी एक समीक्षा के आईने से। ये एक ऐसी किताब लगती है जो हमें रामायण की दुनिया में सीता के साथ खड़ा करती है, उनके मन की बातें सुनाती है, उनके सवाल उठाती है और उनकी ताकत को महसूस कराती है। ये सिर्फ घटनाओं का दोबारा बयान नहीं, बल्कि भावनाओं और विचारों की गहरी यात्रा है। हाँ, और ये सिर्फ एक कहानी को दोबारा कहना भर नहीं है। जैसा कि समीक्षा इशारा करती है, ये इस बात पर भी एक टिप्पणी है कि इतिहास और मिथकों को कैसे याद रखा जाता है, कैसे सुनाया जाता है। सही। किसकी आवाज को महत्व दिया जाता है और किसकी आवाज अनसुनी रह जाती है। ये हमें याद दिलाता है कि हर कहानी के कई पहलू होते हैं और अक्सर वो पहलू सबसे जरूरी हो सकता है जिसे सबसे कम सुना गया हो। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर हमारी दूसरी पौराणिक या ऐतिहासिक कहानियों के उन किरदारों को अपनी कहानी कहने का मौका मिले जिनकी आवाजें शायद दब गईं, जैसे लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला या रावण की पत्नी मंदोदरी
या शायद इतिहास की कोई रानी, कोई योद्धा या कोई आम औरत, तो वो अपनी कहानी कैसे सुनाएंगे। और उनकी कहानियां सुनने से हमारा उन घटनाओं, उन लोगों या उस पूरे दौर के बारे में नजरिया कितना बदल सकता है।